हेलो बच्चों। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11 फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर यूनिट एंड डायमेंशन। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहला टॉपिक है फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज क्या होता है? फिजिकल क्वांटिटी वो होता है जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं, जैसे लेंथ, मास, टाइम, ये सब को हम लोग मेजर कर सकते हैं। ये सब फिजिकल क्वांटिटी है। All the quantities in terms of which laws of physics are described and whose measurement is necessary are called physical quantities। तो जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं वह फिजिकल क्वांटिटी होता है। और जिसको मेजर नहीं कर सकते हैं, क्या किस चीज़ को मेजर नहीं कर सकते हैं? जैसे गुस्सा, क्रोध, दुख, ये सब को मेजर नहीं कर सकते हैं, तो ये फिजिकल क्वांटिटी नहीं होगा। और फिजिकल क्वांटिटी एग्जाम्पल क्या लेंगे, जैसे लेंथ। लेंथ को हम लोग मेजर कर सकते हैं मीटर में, सेंटीमीटर में, और बहुत बड़ा हो गया तो किलोमीटर में। मास को भी मेजर कर सकते हैं केजी में, ग्राम में, टन में। और टाइम को भी मेजर कर सकते हैं सेकेंड में, मिनट में, आवर में, ये सब में हम लोग इसको मेजर कर सकते हैं। तो ये सब जो है ये फिजिकल क्वांटिटी है। अब फिजिकल क्वांटिटी का एक फॉर्मेट होता है, उसको हम लोग रिप्रेजेंट करने का एक फॉर्मेट होता है। ये देखिए कौन सा फॉर्मेट होता है। P इक्वल टू P की फिजिकल क्वांटिटी इक्वल टू M इंटू U। ये क्या हो गया? ये फिजिकल क्वांटिटी हो गया। ये फिजिकल क्वांटिटी हो गई। ये न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया, नंबर रह गया, न्यूमेरिकल वैल्यू। और ये होता है यूनिट। इसके एग्जाम्पल में अगर हम देखें तो कैसे इसको एग्जाम्पल में हम बता सकते हैं इसको, जैसे लेंथ हो गया 10 मीटर। मान लीजिए एग्जाम्पल ये लेंथ 10 मीटर। तो यहाँ पर जो ये एल हो गया, यह है फिजिकल क्वांटिटी, यह है न्यूमेरिकल वैल्यू। ये तो एक नंबर है ना, तो ये न्यूमेरिकल वैल्यू है। न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया, और ये हो गया इसका यूनिट। उसी तरह से जैसे फोर्स है, F इक्वल टू 10 न्यूटन। फोर्स लेंगे तो फोर्स यहाँ ये जो हो गया वो क्या हो गया? फिजिकल क्वांटिटी हो गया। यह एक नंबर हो गया, न्यूमेरिकल वैल्यू, और ये हो गया यूनिट। तो ये फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने का एक फॉर्मेट। आगे आते हैं, ये जो यूनिट है वो चीज क्या है? यूनिट। तो यूनिट देखते हैं क्या है। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए एक स्टैंडर्ड होता है। इस स्टैंडर्ड को ही हम लोग क्या कहते हैं? यूनिट कहते हैं। जैसे लेंथ को हम लोग क्या चीज़ में माप सकते हैं? मीटर में, सेंटीमीटर, किलोमीटर। मास को भी माप सकते हैं केजी में, ग्राम में, टन में। तो ये सब जो हो गया, ये क्या हो गया? इसका यूनिट हो गया। जैसे हम लोग लिखते हैं L इक्वल टू 5 मीटर। तो यहाँ L था, लेंथ का, ये था यूनिट।
यूनिट को जो है, यूनिट को हम लोग दो भाग में डिवाइड करें। पहला हो गया बेसिक और फंडामेंटल यूनिट और दूसरा हो गया डिराइव्ड यूनिट। तो बेसिक और फंडामेंटल यूनिट क्या होता है इसको देखते हैं। बेसिक और फंडामेंटल यूनिट वो होता है जो किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं करता है, वो इंडिपेंडेंट होता है। जैसे यहाँ इंडिपेंडेंट होने का मतलब क्या है जैसे यहाँ लेंथ लेंथ का जो यूनिट है वो क्या है मीटर है। मीटर देखिए यहाँ पर क्या है अकेला है, सिंगल। मास पे क्या है केजी, केजी यहाँ क्या है सिंगल है, ये किसी और पर डिपेंड नहीं कर रहा है। टाइम सेकेंड, यह भी अकेला है, किसी और पर डिपेंड नहीं कर रहा है, ये इंडिपेंडेंट है। तो जो इंडिपेंडेंट होगा वह क्या होगा, वह बेसिक और फंडामेंटल यूनिट कहा जाएगा। अब जो दूसरा टाइप है वह जो है वह डिराइव्ड यूनिट है। डिराइव्ड यूनिट क्या होता है देखते हैं। डिराइव्ड यूनिट वो होता है जो किसी दूसरे पर डिपेंड करता है। अब डिपेंड करने का क्या मतलब हुआ कि यह जो यूनिट होता है यह दो या दो से अधिक यूनिट के मिलने से बनता है। जैसे एरिया, यहाँ एरिया क्या, एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। तो एरिया देख लें, एरिया का बेसिक फॉर्मूला क्या हो गया एल इंटू बी। अब एल का जो यूनिट होगा लेंथ मीटर और बी का भी क्या हो जाएगा मीटर। लंबाई अगर मीटर में मापेंगे तो चौड़ाई भी तो मीटर में ही ना मापेंगे। तो अब इन दोनों को क्या करेंगे मल्टीप्लाई करने पर क्या आता है मीटर स्क्वायर। इसमें यहाँ पर देखो इसमें कितना यूनिट है 2 यूनिट लगा हुआ है, दोनों मीटर ही है लेकिन दो मीटर के मिलने से ये बना हुआ है, 2 यूनिट इसमें आ गए। उसके बाद आते हैं वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है मीटर पर सेकंड। इसमें भी 2 यूनिट है, मीटर है और सेकंड है, ये दोनों के मिलने से तब बना है। इसलिए ये जो हो गया ये कौन सा यूनिट हो गया, ये डिराइव्ड यूनिट हो गया। तो क्या हम लोग यूनिट को निकाल सकते हैं या हर एक यूनिट को याद करना पड़ेगा। यूनिट जो है, यूनिट को निकालने का एक आसान तरीका है। सबसे पहले इसका क्या करते हैं, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का अगर यूनिट निकालना हो तो क्या करेंगे, उसका फॉर्मूला पहले लिखेंगे। क्या लिखेंगे फॉर्मूला। जैसे स्पीड इसका तो क्या होगा डिस्टेंस बाई टाइम। तो डिस्टेंस का यूनिट क्या होगा मीटर, टाइम का क्या होगा सेकंड। यहाँ फॉर्मूला पुट कर लीजिए, डिस्टेंस का मीटर, टाइम का सेकंड। तो ये क्या बन गया मीटर पर सेकंड। इसके बाद अगर हम कोई भी वॉल्यूम ले लेते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम ले लेते हैं, तो वॉल्यूम का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है एल बी एच। तो बी इक्वल टू एल के जगह क्या ले लेंगे मीटर, बी के जगह बी का भी क्या होगा मीटर, एच का भी क्या होगा मीटर, और ये मीटर तीनों को मल्टीप्लाई कर दें क्या हो जाएगा मीटर। तो ये वॉल्यूम का जो हुआ ये यूनिट होगा। तो यूनिट निकालना बहुत आसान है। यूनिट निकालने के लिए सबसे पहले फार्मूला लिख देते हैं और फार्मूला में जो जहाँ फिजिकल क्वांटिटी आता है उसका यूनिट वहाँ रख देते हैं। अब आते हैं
सिस्टम्स ऑफ यूनिट। सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या है? सिस्टम ऑफ यूनिट जो है, पहला सिस्टम ऑफ यूनिट CGS, ये सब 9th क्लास में ये सब आता है, लेकिन अभी यहाँ थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। आप लोग उसमें सब पढ़े होंगे पहले। CGS सिस्टम, CGS में क्या है? इस सिस्टम में लेंथ को हम लोग मापते हैं सेंटीमीटर में, मास को मापते हैं ग्राम में, और टाइम को मापते हैं सेकंड में। इसका फुल फॉर्म क्या होगा? सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम। दूसरा यूनिट है FPS। इसमें लेंथ को हम लोग मापेंगे फुट में, मास को मापेंगे पाउंड में, और टाइम को मापेंगे सेकेंड में। इसका फुल फॉर्म फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम। तीसरा है MKS सिस्टम, मीटर किलोग्राम सेकेंड सिस्टम। और लास्ट जो है और एक यूनिट है SI यूनिट, या अंतरराष्ट्रीय यूनिट है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। ये पूरे वर्ल्ड में यही मान्य है। हालांकि ये जो यूनिट है यह MKS सिस्टम का ही बढ़ा हुआ रूप है, क्योंकि इस सारे सिस्टम में सिर्फ 3 ही यूनिट आ रहा है। अब 3 यूनिट से तो हमारा काम चलने वाला है। अगर मान लीजिए हमको टेम्परेचर नापना है, अगर करंट मापना है, तो केवल इसी 3 यूनिट से हम सब कुछ मेजर नहीं कर सकते। इसीलिए ये SI यूनिट जो है, इसमें 7 बेसिक यूनिट होता है और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट होता है। तो यह SI यूनिट ये इसी का एक लार्ज एक बढ़ा हुआ रूप है। इस सिस्टम में भी तो देखते हैं 7 बेसिक यूनिट क्या है। SI यूनिट में 7 बेसिक यूनिट और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट। पहला लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, और इधर इसका जो सैंपल है ये तो सब बात पता है, बहुत कॉमन बात है ये। और उसके बाद सप्लीमेंट्री यूनिट। सप्लीमेंट्री यूनिट क्या आता है? 2 यूनिट होते हैं, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। तो देखते हैं कि ये प्लेन एंगल क्या है और सॉलिड एंगल क्या है। रेशियो ऑफ सबटेंडेड आर्क लेंथ ऑन सर्किल टू रेडियस। सर्किल है, मान लेते हैं कि सर्किल पर कोई ए से गया बी पर, यहाँ सेंटर है, सेंटर को O मान ली, रेडियस इसका क्या है इसका रेडियस R है, और इसका आर्क लेंथ जो है ये वाला, इसका लेंथ जो है वह L है। ये आर्क लेंथ है, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, एक आर्क लेंथ है। सर्किल पर एक पार्ट काट लेंगे, वही हो जाएगा आर्क लेंथ। और यहाँ बन रहा है, यहाँ बनेगा एंगल, ये थीटा इक्वल टू क्या हो गया? L/R। थीटा इक्वल टू क्या है? आर्क बाई रेडियस। अगर आपका यूनिट देखें तो यूनिट क्या होगा? इसका भी यूनिट लेंथ है तो मीटर होगा, इसका भी यूनिट लेंथ है तो ये भी क्या होगा? मीटर होगा। तो मीटर से मीटर क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, इसका मीटर और इसका मीटर, तो क्या होगा? मीटर से मीटर कट जाएगा। लेकिन हम एंगल के विषय में कह रहे हैं, यह बताने के लिए इसमें एक रेडियन लिया जाता है। तो इसका यूनिट जो होता है वह रेडियन होता है, जिसको RAD से नोट करते हैं। तो अब 1 रेडियन जो है वह कितना के बराबर होता है? 1 रेडियन क्या है? 1 रेडियन। तो 1 रेडियन कैसे निकलेगा? जब अगर यह आर्क लेंथ रेडियस के ही बराबर हो जाए तो
जैसे थीटा इक्वल टू एल बाई एल, ये अगर ये रेडियस के इक्वल हो गया, नीचे भी रेडियस है तो क्या हो गया, रेडियस से रेडियस खत्म हो गया, क्या हो गया, कट गया। इसका मतलब है कि अगर आर्क लेंथ अगर रेडियस के बराबर ले लिया जाए तो सेंटर पर बनने वाला जो एंगल होता है वह कितना के बराबर होता है, 1 रेडियन के इक्वल, 1 रेडियन के इक्वल। अब देखते हैं कि डिग्री और रेडियन में क्या रिलेशन है। डिग्री जो होता है वह देखते हैं क्या है, ये डिग्री क्या है। अगर हम एक सर्कल लेते हैं, इस सर्कल को जो है हम लोग 360 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, 360 इक्वल पार्ट्स। ऐसे ये एक पार्ट हो गया, 2 3 4 5, इस तरह से टोटल कितना होगा, 360 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। तो जो एक पार्ट जो उसमें से निकलता है, एक पीस जो उसमें से निकलेगा, एक पीस, एक केक ले आए, उसमें पार्ट काट दिया उसको ऐसे जैसे 360 में, अब उसका जो एक पीस जब हम उसको खींचेंगे तो उसके बीच में जो एंगल बनेगा ये वाला, ये क्या हो जाएगा, यह 1 डिग्री होगा। तो और तो पूरा जो होगा, ये पूरा यह तो 360 होगी। तो थीटा इक्वल टू जो होता है वह L बाई R। अब थीटा क्या है, सेंटर पर बनने वाला एंगल है। तो सेंटर पर बनने वाला एंगल अगर हम डिग्री में बात करें तो एक बार पूरा घूम गए तो 360 बना। तो इस थीटा के जगह पर हम क्या लिख लेंगे, 360 इक्वल टू L क्या होगा, L तो आर्क लेंथ है, आर्क लेंथ का हमको मिलेगा ये पूरा जब हम एक बार घूम जाएंगे, पूरा एक बार घूम जाएंगे तो सर्किल पर कितना डिस्टेंस तय किए, सर्कमफ्रेंस के बराबर। और सर्कमफ्रेंस क्या होता है, 2 पाई r। तो यहाँ L क्या होगा, 2 पाई r। ये L क्या है, ये सर्कमफ्रेंस है। एक बार घूमे A से, A है यहाँ से, A से एक बार A पर चले जाए तो पूरा एक बार घूम गए, पूरा एक बार घूम गए तो क्या होगा, 2 पाई r डिवाइडेड बाई r। ये r से r क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्या बचा, इसको इधर लिख लें, 2 पाई इसका तो क्या हो गया, 360, 2 पाई इसका तो 360 डिग्री। तो अगर हम तो पाई इसका तो क्या होगा, अगर पाई निकालें, पाई क्या होगा, 360 डिवाइडेड बाई 2, ये कितना हो जाएगा, 180। तो पाई जो होता है 180 डिग्री के बराबर होता है। पाई ये 180 डिग्री के बराबर। अब अगर हम देखें कि एक डिग्री जो होता है, एक रेडियन, वह कितने डिग्री के इक्वल होता है। तो ये देख लेते हैं कि 1 डिग्री जो है वो कितना, 1 रेडियन नहीं। तो क्या हो गया कि 2 पाई जो होगा वह 360 डिग्री होगी, 2 पाई रेडियन जो होगा वह हो गया 360 डिग्री, 2 पाई रेडियन। तो एक रेडियन कितना होगा, एक रेडियन, 2 पाई रेडियन हो गया 360, तो एक रेडियन क्या होगा, 360 बाई 2 पाई। अगर हम पाई का वैल्यू अगर यहाँ पर हम रख देते हैं, पाई का वैल्यू अगर रख देते हैं 360 बाई 2, और पाई के जगह 3.14 और कुछ रख देते हैं, तो 1 रेडियन जो होता है वह क्या होगा, वह होगा, अगर इसको हम सॉल्व करें तो सॉल्व करने पर आता है कितना, 57.3 डिग्री अप्रॉक्स। अप्रॉक्स जो होगा 1 रेडियन इक्वल टू होता है 57.3 डिग्री।
तो ये 1 रेडियन इक्वल टू लिखना। तो ये होता है रेडियन और डिग्री में रिलेशन। अब और देख लेते हैं, अगर हम इसको मिटा देते हैं, देख लीजिए। अगर हम एक स्ट्रेट लाइन को देखते हैं, स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट लाइन को अगर हम देखते हैं तो हमारे आँख पर एक स्ट्रेट लाइन, इसको एक स्ट्रेट लाइन है, यहाँ से इसे देख रहे हैं, यहाँ से अगर कोई देख रहा है तो इसकी आंखों पर कितना एंगल बनेगा, यहाँ, ये तो स्ट्रेट लाइन है, यहाँ बन रहा है थीटा। अगर हम इसके पहले जो हम फिगर बनाए उसमें एक सर्कल था, सर्कल वाले पार्ट जो था वह सेंटर पर थीटा एंगल बना रहा था, लेकिन यह तो सर्कल का एक पार्ट नहीं लग रहा है, यह तो एक स्ट्रेट लाइन है। तो यह थीटा यहाँ पर कैसे बनाएगा? क्या स्ट्रेट लाइन से भी थीटा बन सकता है, या केवल आर्क से ही सेंटर पर थीटा बनेगा? तो इसको समझने के लिए एक काम करते हैं, इसके चारों तरफ हम ऐसा एक सर्किल बना देते हैं। अब इसको आगे की तरफ हम बढ़ाएंगे ऐसे, तो ये वाला जो है ये आर और ये रेडियस, ये हो गया एल, ये हो गया आर। तो अब ये जो थीटा बनेगा वो क्या होगा? एल बाई आर। तो जो स्ट्रेट एंगल है, ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन को इसी लाइन से हम लोग क्या करेंगे कि आगे की तरफ बढ़ाएंगे, और ये जिस सर्कल पर जा करके ऐसे मिल जाएगा आगे सर्कल पर, तो ये थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? एल बाई आर। अब देखते हैं कि सॉलिड एंगल क्या है। सॉलिड एंगल क्या होता है कि यहाँ प्लेन एंगल जो होता है वह 2D एंगल है, और ये 3D है। तो देखते हैं इसमें कैसे बनता है। अगर हम एक सर्कल ले लें, एक स्फीयर ले लें, एक सर्कल ले लें, 3D में एक सर्कल ले लें, ये एक स्फीयर है। अब जो सरफेस पर जो रहेगा स्फीयर का जो सरफेस होगा, एक पूरा सरफेस, ये सेंटर पर जितना एंगल बनाएगा उसको हम लोग क्या कहते हैं? सॉलिड एंगल कहते हैं। जैसे यहाँ पर ये एक स्फीयर है, अगर स्फीयर पर हम इस तरह का ये एक सरफेस और ले लेते हैं, तो इस सेंटर पर जो एंगल ऐसे बना रहा है, ये वाला, ये एंगल बना रहा है, ये जो एंगल यहाँ बना रहा है, ये होता है सॉलिड एंगल। इसको हम लोग नोट करेंगे किससे? और यहाँ पर ये जो एरिया है, जैसे इसको समझने के लिए ये देखिए, ये एक स्फीयर, स्फीयर पर एक सरफेस हम ले लेते हैं। कौन सा सरफेस ले लिए? कोई सा भी सरफेस ले लिए, जैसे ये ग्रीन वाला ले लिए। इस ग्रीन सरफेस, ये पूरा ये ग्रीन सरफेस, इसके सेंटर पर जो एंगल बना रहा है, कैसे बनाएगा? ऐसे ये एंगल बनाएगा, ये। तो ये जो एंगल बनाएंगे, ये हो गया सॉलिड एंगल। और ये सॉलिड एंगल किसके इक्वल होता है? सॉलिड एंगल होता है एरिया बाई आर स्क्वायर। यहाँ एरिया कौन सा हो गया? ये एरिया जो हम उस स्फीयर के का जो सरफेस है उसका जो एरिया होगा वो, और इस स्फीयर का रेडियस का स्क्वायर, ए बाई आर स्क्वायर। तो अगर हम ऐसा देखें कि
और इसका जो यूनिट होता है वह होता है स्टेरेडियन। इसको नोट करते हैं SR से। SR से इसका यूनिट सॉलिड एंगल जो होता है इसका SR से नोट करेंगे स्टेरेडियन। तो 1 स्टेरेडियन जो होता है वो कितना के बराबर होता है? अगर मान लेते हैं कि यह जो एरिया इसका एरिया इसके रेडियस के स्क्वायर के बराबर हो जाए, इसका एरिया इसी के रेडियस के स्क्वायर के बराबर अगर हो जाए तो अगर एरिया हो गया रेडियस के स्क्वायर के बराबर तब एरिया की जगह पर R स्क्वायर बाई R स्क्वायर और कट के क्या हो जाएगा 1 होल स्क्वायर तो हो गया 1 स्टेरेडियन। तो ये जो है एंगल, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल ये दोनों में बहुत फर्क है। प्लेन एंगल जो हो गया वह 2D सर्कल से रिलेटेड, जबकि सॉलिड एंगल जो हो गया वह 3D हो गया और रिलेटेड है किससे? स्फीयर से, सर्कल से नहीं, स्फीयर से। तो अगर हम एक पूरा स्फीयर का अगर हम देखें, एक पूरा स्फीयर का अगर हम एक पूरा स्फीयर जो है वो सेंटर पर कितना एंगल बनाएगा? पूरा स्फीयर सेंटर पर कितना एंगल बनाएगा? ये पूरा स्फीयर है, ये पूरा स्फीयर सेंटर पर कितना बनाएगा? सेंटर पर। तो फॉर्मूला तो यही रहेगा एरिया, और स्फीयर का जो सरफेस एरिया कितना होता है 4 पाई R स्क्वायर और डिवाइडेड बाई क्या फॉर्मूला में R स्क्वायर। अभी क्या है R स्क्वायर से ऐसे कट जाएगा, वो बराबर क्या हो जाएगा 4 पाई। मतलब एक स्फीयर जो है पूरा वह सेंटर पर कितना एंगल बनाता है 4 पाई एंगल बनाता है, ये सॉलिड एंगल। तो अब देख ले कि दोनों का जो कंपैरिजन है वह थोड़ा कर ले कि कंपैरिजन क्या है। रेडियन और स्टेरेडियन। रेडियन क्या होता है? रेडियन प्लेन एंगल होता है, 2D डायमेंशन होता है और ये सर्कल से रिलेटेड है, जबकि ये जो सॉलिड एंगल है स्टेरेडियन है वह क्या है? सॉलिड एंगल है, 3 डायमेंशनल होता है, स्फीयर से रिलेटेड है। तो ये जो है यह पूरा यह डिफरेंस है प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल में। तो बस आज के लिए इतना ही। आगे फिर तुरंत इसके आगे का वीडियो बहुत जल्द आने वाला है, तो इसी तरह से आगे पढ़ाई करते रहें। ऑल द बेस्ट।